नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो सीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 28 जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट यूनिट 28 पार्ट 1 वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। साथियों, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस हैव टू कैरी सम करंट एसेट लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स, एटसेट्रा। द मनी ब्लॉक्ड इन दीज करंट एसेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसको समझते हैं साथियों। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, मान लीजिए कोई एंटरप्राइज है ए, अब उसको अपना कुछ ऑर्डर मिला है और माल सप्लाई करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी? वो रॉ मटेरियल खरीदेगी। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसको फंड चाहिए, वो फंड उसने रॉ मटेरियल में लगा दिए। कुछ ऐसे होंगे जो उन्होंने रॉ मटेरियल पहले परचेज़ किया होगा और वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गई होंगी या फिनिश्ड गुड्स हो गई होंगी, वो भी अभी बिकी नहीं है, उनका पैसा भी आया नहीं है, तो वहाँ भी उनका पैसा एंटरप्राइज़ का फंसा हुआ है जो फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में है। कुछ ऐसे होंगे जो फिनिश्ड गुड्स बिक गई हैं, यानी कि सेल हो गई है, लेकिन वो सेल हुई है क्रेडिट पे। अब मान लीजिए कोई अगर 30 दिन की क्रेडिट पे सेल हुई है, 60 दिन की क्रेडिट पे सेल हुई है, तो वो पैसा जो है वो 30 दिन बाद या 60 दिन बाद एक्चुअली में रियलाइज़ होगा, वो अमाउंट उसका आएगा बिल्स के अगेंस्ट में। तो वो तब तक जो पैसा है वो ब्लॉक रहेगा। तो जो वर्किंग कैपिटल जो है वो हम इसी को कहते हैं कि जो पैसा ब्लॉक है कहाँ पर? रॉ मटेरियल की फॉर्म में ब्लॉक है, या फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में ब्लॉक है, या फिर जो रिसीवेबल्स की फॉर्म में ब्लॉक है। उस टोटल जो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है इस तरह से, वही वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि उतना पैसा बिजनेस को हर समय चाहिए होगा अपनी वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए। और यही पैसा जब बैंक देता है तो उसको हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है। द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज सम ऑफ कंसिस्ट ऑफ सम और ऑल ऑफ द एक्शंस लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू finished goods, selling these goods on cash credit basis, receive cash or sale or end of the credit period and again purchase the raw material. This is called the working capital cycle. तो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था। वर्किंग कैपिटल साइकिल ये पूरी प्रोसेस जो है, जहाँ से बिजनेस एंटरप्राइज ने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसको रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में तब्दील कर दिया, बदल दिया। उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स आई उनको सेल कर दिया। अब वो सेल चाहे तो कैश के बेसिस पे कि जैसे ही बिका तुरंत पैसा मिल गया, या फिर क्रेडिट बेसिस पे। और क्रेडिट बेसिस पे अगर किया है तो अगर कैश बेसिस पे किया है तो रिसीव करेंगे कैश तुरंत, और फिर क्रेडिट बेसिस पे करा है तो फिर एंड ऑफ क्रेडिट पीरियड जो होगा, मान लीजिए 15 दिन का क्रेडिट पीरियड है या 1 महीने का है, तो उस क्रेडिट पीरियड के एंड के बाद में वो पैसा उन्हें मिलेगा, और उसके बाद में जो पैसा मिलेगा उससे वो दोबारा से रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे ताकि फर्दर प्रोडक्शन हो सके। तो ये जो पूरी साइकिल है, जो रॉ मटेरियल परचेज से लेकर और फिनिश्ड गुड सेल के बाद में पैसा रियलाइज़ होने तक की जो बात है, ये पूरी जो प्रोसेस है, ऑपरेशंस हैं, इनको ही हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल डिपेंड्स अपॉन, तो कुछ वर्किंग कैपिटल साइकिल हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिमिलर नहीं होगी, अलग अलग होंगी। और ये डिपेंड करती है कुछ 3 फैक्टर्स पे। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड, कि कितनी स्टॉक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ेगा वर्किंग रॉ मटेरियल का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो वर्क इन प्रोसेस मतलब कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में उसको कितना समय लगेगा, कितना काम उसमें इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कई सीरीज़ ऑफ प्रोसेस हैं तब जाके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, या फिर सिंपल 1-2 स्टेप में ही जो उनका फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है। तो इस पर डिपेंड करेगा। थर्ड है द क्रेडिट रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू द परचेज़र, और थर्ड है कि जो परचेज़र है वो कितने क्रेडिट पे खरीदेगा माल। अब कोई अगर कैश पे खरीदेगा तो वो वर्किंग कैपिटल साइकिल वहीं कंप्लीट हो जाएगा। एक बार गुड्स सेल हुई, कैश आया, बात खत्म हुई, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई। बट अगर कोई क्रेडिट पे खरीदता है तो जब सेल के मान लीजिए 1 महीने का क्रेडिट अगर देना पड़ रहा है, तो उसके बाद भी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो कंप्लीट हम मानेंगे वो तभी मानेंगे जब सेल होने के बाद में, और जो 30 दिन का टाइम, जो क्रेडिट का टाइम था वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद जो पेमेंट रियलाइज़ हो जाए, तब वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी।
तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर वर्किंग कैपिटल साइकिल की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है। लॉन्गर द वर्किंग कैपिटल साइकिल मोर इज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जितना ज़्यादा ये लंबी होगी ये साइकिल, उतने ही ज़्यादा अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल में रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि आप अगर देखो कि जितना जल्दी पैसा रियलाइज़ हो जाएगा, जितने कम समय के लिए पैसा फंसा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, जितनी जल्दी वो रियलाइज़ होकर आ जाएगा वापस, तो उतना ही कम रिक्वायरमेंट होगी। अब मान लीजिए क्योंकि उसे फर्दर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए वो पैसा अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर कंपनी का पैसा जो है, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा जो है वो फंसा रहेगा, वो जल्दी वापस नहीं आ रहा है, लेकिन उधर प्रोडक्शन तो करना है, उन्हें प्रोडक्शन करना है, तो फर्दर रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को देना है, तो ये सारे खर्चे उनके होते रहेंगे, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज़। तो हमने पहले भी बात की थी कि अलग अलग फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स के वाला चैप्टर था उसमें देखा था कि अलग अलग तरह के रेशियोज़ होते हैं, और ये कई सारे फैक्ट जो हैं वो बताते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो हम लिक्विडिटी रेशियो में जो हम देखते हैं वो बेसिकली करंट रेशियो देखते हैं या क्विक रेशियो देख लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे ये पता लगता है कि लिक्विडिटी कितनी है किसी फर्म के पास में। For a banker providing working capital finance, the liquidity ratio, especially the current ratio, plays a very important role in assessment, sanctioning decision and monitoring. तो करंट एसेट जो है वो, करंट रेशियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकर्स के लिए, जब वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी फर्म की है उसको एसेस कर रहे हों या सैंक्शन कर रहे हों, सैंक्शनिंग डिसीजन या मॉनिटरिंग कर रहे हों, तो उस समय इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। द असेसमेंट इन्वॉल्व्स स्टिपुलेशन ऑफ अ मिनिमम नेट वर्किंग कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब इसमें क्या है, एक स्टिपुलेशन ये लगाई जाती है कि कितनी जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है फर्म की, उसमें कितना रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कितना पार्ट जो है, कितना परसेंटेज जो है वो लेके आएंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं वहाँ से कितना लेके आएंगे, द result in a minimum current ratio more than one which the bank want the enterprise to maintain at all the times। और इसीलिए बैंक जो हैं वो उनसे ऑर्गेनाइजेशन से ये अपेक्षा रखते हैं या उनसे ये कहते हैं कि आपको इतना करंट अकाउंट जो करंट रेशियो है वो मिनिमम जो है इतना कम से कम बना के रखना है, और वो 1 से ऊपर ही हमेशा होना चाहिए। दिस इज़ नॉर्मली, अब 1 से ऊपर इसलिए होना चाहिए क्योंकि करंट रेशियो जो होता है वो करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी होता है, ये आपको पता है। और करंट एसेट हमेशा अगर ज़्यादा होंगे तभी वो रेशियो 1 से ऊपर जाएगा। अगर वो करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी अगर बराबर हो जाते हैं तो रेशियो 1 हो जाएगा, या करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी तो रेशियो 1 से कम हो जाएगा। बट हमें हमेशा ही करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से बैंक ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट एसेट है वो ज़्यादा रहें करंट लायबिलिटी से, तभी वो रेशियो जो है वो 1 से अधिक रहेगा। दिस इज़ नॉर्मली मैंशनड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सैंक्शन एंड बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर द बैंक टू मॉनिटर द यूज़ ऑफ फंड बाय द इंटरप्राइजेज। और ये काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए बैंक जो है मॉनिटर भी करते हैं कि कहीं कि फंड्स का यूज़ किस तरह से किया जा रहा है। बैंक ये तो चाहते हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म जो एसेट्स हैं उनसे नेट वर्किंग कैपिटल की फंडिंग की जाए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, लेकिन ये नहीं चाहते कि जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, जो वर्किंग कैपिटल अगर बैंक ने फाइनेंस की है या दूसरे जो गुड्स सेल हुई तो उनसे कोई वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उनसे कर ली जाए, लॉन्ग टर्म एसेट बना लिए जाएँ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर फिर लिक्विडिटी मिसमैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस। बैंक फाइनेंस को एसेस करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, कई सारे मेथड हैं। डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइजेस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो टर्नओवर के हिसाब से, जो लेवल ऑफ टर्नओवर है उसके हिसाब से डिसाइड करना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मेथड का असेसमेंट करना है तो उसमें इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज द पास्ट परफॉर्मेंस इज़ यूज्ड एज अ गाइड टू मेक एन असेसमेंट ऑफ दिस। और जो एग्जिस्टिंग है उनमें जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको एक गाइड की तरह मानते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह का परफॉर्मेंस होगा, उसका एक स्टिपुलेशन, एक अंदाज़ा एक लगाया जाता है। In case of new enterprises, this is based on the production capacity, proposed market share, availability of raw material, industry norms, etc. तो जो नई इंटरप्राइजेस हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, वो मार्केट शेयर कितना अचीव करने की उम्मीद है उनकी, कितना ले सकते हैं, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उनके लिए कैसी है, और इंडस्ट्री नॉर्म्स वगैरह कैसे हैं, उसका इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनका अंदाज़ा इनका लगाया जाता है। असेसमेंट ऑफ ग्रॉस और टोटल वर्किंग कैपिटल,
तो टोटल वर्किंग कैपिटल जो है कितना रिक्वायर होगा किसी इंडस्ट्री को, तो इसका जो असेसमेंट करते हैं, दिस इज़ द टोटल सम ऑफ असेसमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उनको असेसमेंट करने के बाद ही टोटल वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट किया जाता है, जैसे कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड बिल्स, अदर करंट एसेट। तो इनको तीनों को जोड़ के टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो निकाली जाती है कि इन्वेंट्री कितनी है, उसमें कितना पैसा लगा हुआ है, रिसीवेबल्स और बिल कितने हैं जो अभी जिसमें पैसा कितना फंसा हुआ है, और बाकी करंट एसेट में कितना पैसा लगा हुआ है। तो इनका तीनों को जोड़ के फिर टोटल आता है कि हाँ इतने पैसा जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन का है हर समय ब्लॉक रहेगा, या फिर उतने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को, उस ऑर्गेनाइजेशन को है। सोर्सेज फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये तो हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट कितनी है। अब उसको रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सोर्सेज क्या क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास में। तो पहला है कि ओन सोर्स, जो नेट वर्किंग कैपिटल है कि ओन सोर्स उनके जो अपना ऑर्गेनाइजेशन का खुद का जो सोर्सेज हैं, अपना पैसा जो लगा हुआ है वो कितना है नेट वर्किंग कैपिटल में। वो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उसमें कितना पैसा वो अपने सोर्सेज से लगा रही हैं। दूसरा है सप्लायर्स क्रेडिट। अब सप्लायर क्रेडिट क्या होता है, जो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई कर रहे हैं या दूसरे जो कंपोनेंट्स गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना माल उधारी में बेच रही है। कुछ ऐसा भी होगा कि वो रॉ मटेरियल भी जो परचेज़ कर रही है हमेशा कैश पे थोड़ी परचेज़ करेगी। कभी जब टर्म्स अच्छे हो जाएंगे जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनसे, तो उनसे क्रेडिट पे भी ले सकती है माल, कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो रॉ मटेरियल परचेज़ कर रही है और उनसे कह रही है सप्लायर से कि हम आपको 1 महीने के बाद में पेमेंट कर देंगे। तो जो क्रेडिट से पेमेंट जो रॉ मटेरियल वगैरह जो करंट एसेट्स जो लिए जाएंगे, तो वहाँ पर वो जो क्रेडिट वाला जो पार्ट है वो सप्लायर क्रेडिट हो जाएगा उतने समय के लिए, उतना वर्किंग कैपिटल बच गया। तो एक पार्ट ये भी हो गया जो सोर्स है एक तरह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने का। और तीसरा है अदर करंट लायबिलिटीज़ लाइक सैलरीज पेएबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर एट्सेट्रा। और बाकी ऐसा हो सकता है कि जो सैलरी वगैरह पेएबल हैं लेकिन अभी पे नहीं की हैं वो रोक ली, या फिर कोई एडवांस कस्टमर से ले लिया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन अच्छी है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है मार्केट में, तो वो कस्टमर से भी एडवांस ले सकती है कि भाई हम क्रेडिट पे तो देने की बात छोड़ो, हम कैश पे भी नहीं देंगे, और आपको अगर चाहिए माल, हमारा हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आपको अगर चाहिए तो फिर आप एडवांस पेमेंट हमें करो, एडवांस पेमेंट करोगे तब हम आपको माल सप्लाई करेंगे। तो एडवांस पेमेंट कस्टमर से मिल गया तो फिर कंपनी के लिए अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, उनको वर्किंग कैपिटल में काम में आएगा वो। तो ये भी एक सोर्स की तरह काम करता है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। अब इसके बाद में जो कमी रह जाएगी वो कहाँ से पूरी की जाएगी, वो की जाएगी बैंक फाइनेंस से। तो ये सभी सोर्सेज हैं जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ बैंक फाइनेंस। नीड फॉर वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द बैंक इज इक्वल टू द टोटल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम द बैंक इज इक्वल टू द गैप बिटवीन टोटल वर्किंग कैपिटल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज। अब सिंपल सी बात है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कितना चाहिए बैंक से, तो बैंक से उतना ही फाइनेंस चाहिए जितना कम पड़ रहा है। कम कहाँ से पड़ रहा है, जो बाकी सोर्सेज से जितना फाइनेंस इकट्ठा हो रहा है और जितने की रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट है 10 रुपये की, बाकी सारे सोर्सेज से 8 रुपये इकट्ठे हो पाए हैं, तो 2 रुपये चाहिए बैंक से, तभी आप उसको मैच कर पाएंगे। तो इस तरह से है, इसमें जितना जो गैप रह जाता है वो बैंक को फंड करना होता है। दोज बैंक्स Though banks are not now free to formulate their own policies, the method of lending mentioned there still find the place in the calculation of the followed by the banks. These methods are, तो हालांकि बैंक जो है वो फ्री हैं अपने हिसाब से वर्किंग कैपिटल जो असेसमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ मेथड्स हैं जो फॉर्मुलेट किए गए हैं और जिनके द्वारा कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो ये हैं फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड में कहा गया है अंडर दिस द एंटरप्राइज वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एटलीस्ट 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल, टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस। तो यहाँ पे क्या है, ये कहा गया कि टोटल करंट एसेट बैंक के जितने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने हैं, उसमें से टोटल करंट लायबिलिटी अगर माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसका एटलीस्ट 25% जो जितना करंट एसेट जो हैं, करंट लायबिलिटी जो है और करंट एसेट से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो जो वर्किंग कैपिटल गैप आ रहा है उसका एटलीस्ट जो 25% है वो लेके आना होगा इंटरप्राइज को, और बाकी जो है वो बैंक फाइनेंस कर देगा।
सेकेंड मेथड में क्या है, अंडर दिस द एंटरप्राइज वॉज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट। तो जितने टोटल करंट एसेट हैं, जहाँ जहाँ पर पैसा बैंक का फंस जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का फंसा रहता है करंट एसेट्स में, तो उतने जो उसका जो 25% है वो कौन लेके आएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन लेके आएगी, और बाकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी, बाकी जो 75% है वो बैंक फाइनेंस कर देगा। थर्ड मेथड में क्या है, अंडर दिस द एंटरप्राइज वॉज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन 100% ऑफ दोज करंट एसेट विच आर कंसिडर्ड कोर एसेट्स एंड एटलीस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग करंट एसेट। तो यहाँ पर और कम फाइनेंसिंग होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 100% जो जो करंट एसेट होंगे वो तो 100% ऑर्गेनाइजेशन को अपने सोर्सेज से लाने होंगे। उसके अलावा जो करंट एसेट फर्दर बचते हैं उसमें से भी 25% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लाने होंगे, और बाकी का बैंक फाइनेंस करेगा। तो इस तरह से ये तीनों मेथड हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, साइक्लिकल, जहाँ पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, या फिर जहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, ठेकेदार वगैरह, और ऐसे किसी को फाइनेंस करना है आपको, तो वहाँ पर इन्वेंट्री वगैरह नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर क्या है, इस मेथड को यूज़ किया जाता है, कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट है। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हाउएवर स्मॉल इट मे बी इन्वॉल्व्स आउटफ्लो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट एंड इनफ्लो ऑफ मनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, बड़ी हो छोटी हो, वहाँ पर क्या होता है, एक तो एक्सपेंडिचर होगा यानी कि खर्चा होगा, आउटफ्लो ऑफ मनी फंड होगा, जो मनी बाहर जा रहा है इंडस्ट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है कुछ पैसा, किस लिए, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट, ताकि इनपुट को प्रोक्योर किया जा सके। और दूसरी तरफ क्या होगा, कुछ इनफ्लो ऑफ मनी होगा, यानी कि कुछ पैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, इनकम होगी ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे, फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। तो जो आउटपुट यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको सेल होके जो पैसा अंदर आएगा वो इनफ्लो हो गया, और जो पैसा बाहर जा रहा है यानी कि आउटफ्लो कौन सा होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि रॉ मटेरियल की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में। तो ये दोनों तरह से इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी चलता रहता है। द नेचर, अमाउंट एंड पीरियोडिसिटी of outflow and inflow is peculiar to the type of activity, level of operations, market condition and the policies adopted by the owner or manager। तो जो पीरियोडिसिटी है कि कितना आउटफ्लो होगा, कितना इनफ्लो होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की एक्टिविटी है। लेवल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, छोटे लेवल पे काम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, मार्केट कंडीशन कैसी हैं, और पॉलिसी किस तरह की अडॉप्ट की जा रही है ओनर या मैनेजर के द्वारा। तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। एन आइडियल वे टू एसेस द नीड फॉर द बैंक फाइनेंस इज़ टू प्रिसाइजली प्रोजेक्ट द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर ईच डे एंड प्रोवाइड फाइनेंस टू मीट कैश डेफिसिट। अब बैंक फाइनेंस करने का एक आइडियल जो तरीका है वो ये भी है कि ये देखा जाए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना इनफ्लो हो रहा है कैश का और कितना आउटफ्लो हो रहा है, और जो गैप आ रहा है, यानी कि इनफ्लो जितना हो रहा है आउटफ्लो उससे ज़्यादा हो रहा है, तो जो गैप आ रहा है कैश में, जो लिक्विडिटी का गैप हो रहा है, कैश में जो गैप आ रहा है, उसको पूरा करने के लिए, कैश जो डेफिसिट हो रहा है उसको पूरा करने के लिए बैंक उसको फाइनेंस प्रोवाइड करे। अब इसको करने का तरीका ये है, नॉर्मल जो स्टेटमेंट बजट विल लुक, जो कैश बजट वाली जो स्टेटमेंट है, तो उसमें इस तरह से अलग अलग जो आइटम्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। जैसे कि इनफ्लो में दिखाया जाएगा ओपनिंग बैलेंस कितना था, टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, सेल्स, टोटल सेल्स माइनस क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट सेल्स माइनस करनी पड़ेगी, वो तो अभी आ नहीं रहे हैं, तो प्लस रियलाइजेशन ऑफ अर्लियर सेल्स। तो इस तरह से कि सेल्स का मतलब कितना पैसा रियलाइज़ हो रहा है वो आएगा इसमें। अदर कैश इनफ्लोज, बाकी जगह से जो कैश आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल जो हम बात हो रही है वो कैश इनफ्लोज की ही बात हो रही है, तो टोटल इनफ्लो कितने हो रहे हैं वो जोड़ लिए हमने। उसके बाद में दूसरा हो गया आउटफ्लो कितने हो रहे हैं। आउटफ्लो में किस फॉर्म में होंगे, आउटफ्लो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होंगे, रॉ मटेरियल परचेज के फॉर्म में होंगे, लेबर है, पावर एंड फ्यूल है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट है, या फिर अदर कैश आउटफ्लो, इसके अलावा जो अदर कैश आउटफ्लो होंगे वो सब। अब इन सभी को जोड़कर हम निकाल लेंगे टोटल आउटफ्लोज। ठीक है, अब टोटल इनफ्लो हो गए हमारे पास, टोटल आउटफ्लो हो गए। अब क्या करना है, कैश सरप्लस या डेफिसिट क्या आ रहा है इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि टोटल आउटफ्लो में से टोटल इनफ्लो घटाएंगे और उसमें से देख लेंगे उनमें कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से कैश सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। अब जितना डेफिसिट है उसके हिसाब से हम जो आइडिया लगा लेंगे कितना बैंक फाइनेंस की ज़रूरत है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर पता लग जाएगा कि कितने बैंक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। और ये असेसमेंट कई बार कई जो इंडस्ट्री हैं वहाँ पर इस तरह से ही कैश बजट मेथड को ही यूज़ किया जाता है।
और स्पेशली जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो ठेके वके लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके केस में ये इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट। अंडर दिस मेथड इट इज़ अज्यूम्ड दैट इंटरप्राइज नीड 25% ऑफ इट्स एनुअल टर्नओवर एज वर्किंग कैपिटल, आउट ऑफ विच 20% विल बी गिवन बाय द बैंक एंड 5% टू बी ब्रॉट इन एज अ मार्जिन बाय इंटरप्राइजेज। तो टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट में ये है कि उसका जो ये माना जाता है कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल टर्नओवर है उसका 25% जो है उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की तरह चाहिए होगा हमेशा। तो जितना टर्नओवर है उसका 25% अमाउंट जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, और उस 25% में से 5% जो है मार्जिन एंटरप्राइज लाएगी और 20% जो है वो बैंक फाइनेंस कर देंगे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें काफ़ी ज़रूरी हैं। एक बार में अगर ना समझ आए, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख सकते हैं। और इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें जो रिमेनिंग जो पार्ट है इस यूनिट का वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।